नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्विज का विभाजन चल रहा है। 7 डिवीजन हम पढ़ रहे थे और 7 डिवीजन में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ा सा कुछ पार्ट रह गया था उसका, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज चलो देखते हैं हम 7 डिवीजन कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में हमने समसूत्र विभाजन पढ़ा था, सूत्र विभाजन पढ़ा और अर्धसूत्र विभाजन भी पढ़ा। अब हम थोड़ा सा क्या है कि हमारा अर्धसूत्र विभाजन थोड़ा सा बच गया था, उसको देखते पहले तो, और उसको देखने के बाद हम आगे पढ़ेंगे इंटरफेज वगैरह, ये सारी चीजें, प्रोफेज, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी व्यवस्थाएं आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखो, अब पढ़ते हैं हम अर्धसूत्र विभाजन मियोसिस। किसकी बात कर रहे हैं हम? अर्धसूत्र विभाजन मियोसिस की बात कर रहे हैं। तो पहले देखो समसूत्र विभाजन की थोड़ी सी बारे में उसकी चर्चा कर लेते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह पर एकत्रित होकर विभाजित होती हुई एक जगह पर विभाजित होती हुई बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह विभाजित होती एक ट्यूमर का निर्माण कर लेती है, ट्यूमर बना लेती है, गांठ। क्या बना लेती है? गांठ। और ये ट्यूमर ही क्या कहलाता है? ये ट्यूमर ही कैंसर कहलाता है। ट्यूमर क्या कहलाता है? ट्यूमर ही कैंसर कहलाता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होकर एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, जब बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह पर विभाजित होकर के एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, तो ये गांठ का निर्माण कर लेती है। विभाजित होती हुई किसका निर्माण कर लेती है? एक जगह पर गांठ का निर्माण कर लेती है, ट्यूमर बन जाता है। और ये ट्यूमर ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। तो ये तो हमारा हो गया। तो समसूत्र विभाजन में ये गांठ किसके कारण बनती है? समसूत्र विभाजन के कारण। अब देखते हैं हम अर्धसूत्र विभाजन के बारे में। अर्धसूत्र विभाजन में क्या होता है? जो एक कोशिका होती है वो 4 सेल्स में बढ़ जाती है। एक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। 4 पुत्री कोशिकाओं का 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक सेल होती है, वो किसमें कितनी सेल में बन जाती है? 4 कोशिकाओं में बदल जाती है। तो इसमें बात करें हम आगे, हमारी बॉडी में 2 गैमेट्स होते हैं। एक तो होता है फीमेल गैमेट्स और एक होता है मेल गैमेट्स। एक होता है मेल गैमेट्स और एक होता है फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को हम कहते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं इसको? नर युग्मक। और जो फीमेल गैमेट होता है इसको हम बोलते हैं मादा युग्मक। इसको क्या बोला जाता है? मादा युग्मक बोला जाता है। तो हमारी बॉडी में कितने गैमेट्स हैं? 2 गैमेट्स हैं, एक तो मेल और दूसरा फीमेल गैमेट्स। इस गैमेट्स को हम इन दोनों गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों गैमेट्स को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम एक तो मेल गैमेट्स की बात करते हैं और फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं। तो फीमेल गैमेट तो होता है, मेल गैमेट्स तो होता है नर युग्मक और फीमेल गैमेट होता है मादा युग्मक। फीमेल गैमेट में क्या होता है? फीमेल गैमेट के द्वारा स्पर्म, जो शुक्राणु होते हैं, उनका स्राव किया जाता है। इसमें कौन सी कोशिका होती है? शुक्राणु। और जो फीमेल होता है उसमें ओवम या फिर एग या फिर अंडाणु का निर्माण किया जाता है, अंडाणु का स्राव किया जाता है। तो इस जो नर युग्मक की प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं शुक्र जनन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो मेल गैमेट्स की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं शुक्र जनन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल गैमेट वाली होती है उसको हम बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं उसको? oogenesis या फिर अंड जनन। इसमें क्या होता है? अंड जनन में मादा युग्मक के द्वारा किसका स्राव किया जाता है? मादा युग्मक के द्वारा एग का निर्माण किया जाता है। और इसमें मेल गैमेट के द्वारा शुक्राणु का। तो इस शुक्राणु के द्वारा होता है, इसलिए इसको शुक्र जनन बोला जाता है। और इसका अंड जनन, इसको अंडाणु होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अंड जनन बोला जाता है। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, तो हमारी बॉडी के अंदर कितने गैमेट हुए? 2 गैमेट्स, मेल और फीमेल। तो इसको टोटल क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है।
अब बात करें हम आगे, हमारी बॉडी में अंदर जो शुक्रजनन कोशिका होती है, क्या होती है? शुक्रजनन कोशिका, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं हम। स्पर्मेटोजेनेसिस में 46 क्रोमोसोम्स के अंतर्गत इसमें क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स 4 शुक्राणु कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। किसमें? 4 शुक्राणु कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। और 4 शुक्राणु किसके द्वारा होते हैं? ये प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया किसमें बदल रहा है? 4 शुक्राणु कोशिकाओं में बदल रहा है। और जो ये 46 क्रोमोसोम्स है, इसमें कितने? 23 इसमें 23 क्रोमोसोम्स है। तो एक कितने में बदल रही है? 4 में। तो हम इसमें एक क्वेश्चन देखें, चलो, कि 500 शुक्राणु 500 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हमें कितने स्पर्मेटोगोनिया की जरूरत होती है? तो 500 स्पर्मेटोगोनिया किसके द्वारा बनेंगे? हमें 500 शुक्राणु किसके द्वारा बनते हैं? ये देखो, एक से कितने बन रहे? एक से बन रहा है 4। तो 500 कितने से बन जाएंगे? 500 बन जाएंगे 125 से। 500 कितनों से बन जाएंगे? 500 बन जाएंगे 125 स्पर्मेटोगोनिया से। 500 बन जाएंगे 125 स्पर्मेटोगोनिया से। तो 500 शुक्राणु के लिए कितने स्पर्मेटोगोनिया की आवश्यकता होगी? 500 शुक्राणु के लिए 125 स्पर्मेटोगोनिया की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि एक से बन रहे 4, तो 125 125 से कितने बन जाएंगे? 500। एक बार देख लो मल्टीप्लाई करके। पांच सौ आएगा, 500 को 20, 2 आ गया, 5 4 दूनी 8 10, 4 कम 4 5, तो कितने की आ गई? 125 स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा कितने शुक्राणु बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आपके 500 शुक्राणु। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। देखो, हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे चलते हैं हम। विभाजन में आगे बात करें हम क्रोमोसोम्स की, गुणसूत्र की बात करें। क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र खोज किसने की इसकी, किसने इसका नाम दिया, इसकी सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो बात करें हम गुणसूत्र की। देखो, क्रोमोसोम खोज की इसकी स्ट्रासबर्गर ने। खोज किसने की है इसकी? स्ट्रासबर्गर के द्वारा खोज की गई थी। और इसका नामकरण किया गया था डब्ल्यू वाइल्डर के द्वारा। डब्ल्यू वाइल्डर के द्वारा। तो गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई? स्ट्रासबर्गर के द्वारा, और नाम डब्ल्यू वाइल्डर के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, गुणसूत्र डीएनए का एक खंड होता है। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र डीएनए का एक खंड होता है। जैसे डीएनए का एक भाग होता है, गुणसूत्र भी। डीएनए के अलग अलग भाग है, तो उनमें से एक भाग है कौन? गुणसूत्र भी। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र जीनों के बने होते हैं। और ये जो इसमें जो जीन है वो रेखीय क्रम में लगे होते हैं। जो जीन होते हैं किस क्रम में लगे होते हैं? गुणसूत्र जीन किस क्रम में लगे होते हैं? जीन लगे होते हैं रेखीय क्रम में। बात करें हम इसकी इकाई की, तो देखो, तो जीन है जो सबसे छोटी है, उससे बड़ी होगी क्रोमोसोम, और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ी होती है वो होती है डीएनए। तो सबसे छोटी जीन, उससे बड़ी क्रोमोसोम जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र, और सबसे बड़ी है डीएनए। आगे देखो, गुणसूत्र के ऊपर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। गुणसूत्र होता है, उसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? गुणसूत्र के ऊपर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोला जाता है। गुणसूत्र के ऊपर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। तो बात करिए हमने अभी इसकी इकाई की भी, तो सबसे छोटी जीन, जीन से बड़ा होता है क्रोमोसोम, जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं, और सबसे बड़ा है डीएनए। जो डीएनए जो जीन है, ये किस क्रम में लगे होते हैं? रेखीय क्रम में लगे होते हैं। गुणसूत्र डीएनए का एक भाग है, डीएनए का एक क्या है? खंड है।
अब बात करें हम गुणसूत्र की संरचना की। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, देखो ये आपकी गुणसूत्र की संरचना दिखा रखी है, जिसमें मोती के रूप में आपको मोतियों के रूप में दे रखी है, माला की कणिकाओं के रूप में मणि की माला होती है, उसमें एक मोती होते हैं, ऐसे ही इसमें गुणसूत्र में आपको दिख रहे हैं। जो ये बनी हुई संरचना, इन संरचनाओं को कहते हैं अर्धगुणसूत्र, क्रोमेटिड बोला जाता है, क्रोमेटिड बोला जाता है। और जिसमें एक बीच में जो खांच है, जो दबी हुई खांच बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर। इसलिए प्राथमिक खांच है ये। क्यों है प्राथमिक खांच? क्योंकि प्रथम फर्स्ट टाइम में पड़ रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राथमिक खांच। खांच क्यों बोलते हैं प्राथमिक खांच? क्योंकि इसमें देखो ऊपर से देखते हैं हम आते तो प्रथम बार, पहली बार में ये खांच बनी हुई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राथमिक खांच। और इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्ण, क्योंकि यहां से एक सुकड़ी हुई संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये सुकड़ी हुई संरचना है प्रथम बार में, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्ण बोला जाता है। और इसमें आगे देखो, ये जो मध्य बिंदु है, जो आपको इस खांच, जो जहां से खांच दबी हुई दिखाई दे रही है, उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोमियर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। तो जहां से प्रथम खांच, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्ण, इसको ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोला जाता है, इसको ही गुणसूत्र बिंदु बोला जाता है। बात करें हम इस माला में जो ये मोती लगे हुए हैं, इन मोतियों जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? वर्ण कणिका है, क्रोमोमियर बोलते हैं इनको। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर बोला जाता है। और जो ये जो अर्धसूत्र में जो संरचना बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं वर्ण सूत्र, जो सूत्र के रूप में, धागे रूप में संरचना है, संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमेटा बोला जाता है। वर्ण सूत्र के रूप में, धागे के रूप में, जो सूत्रों के रूप में जो संरचना है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, वर्ण सूत्र बोलते हैं। इसमें एक खांच और पाई जाती है, जिसको हम द्वितीयक संकीर्णन बोलते हैं। इसमें एक और खांच पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। ये सेकंड बार, यहां से सेकंड टाइम दबी हुई है, इसलिए हम द्वितीयक संकीर्णन में बोल रहे हैं इसको। इसमें क्या होता है? इसमें सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं। कैसे गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें पाए जाते हैं सेट गुणसूत्र। और सेट गुणसूत्र की बात करें हम इसमें, तो सेट गुणसूत्र मानव में कौन से होते हैं? जो 13वीं 14वीं 15वीं जोड़ी है, या फिर 21 22वीं जोड़ी है, ये कौन से गुणसूत्र है? इनको हम बोलते हैं सेट गुणसूत्र बोला जाता है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं, सेट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो मानव में कौन से होते हैं? 13 14 और 15 और 21 और 22वीं जो जोड़ी होती है, वो सेट गुणसूत्र कहलाते हैं। जो द्वितीय संकीर्णन होता है इसमें, उसके अंतःखंड, उसके लास्ट के भाग को हम बोलते हैं अंतःखंड, टीलोमियर बोलते हैं उसको। जो ये आपको संरचना दिखाई दे, इसके लास्ट को जो भाग है, इसको हम बोल रहे हैं टीलोमियर, अंतःखंड। क्या बोल रहे हैं इसको? टीलोमियर, अंतःखंड बोल रहे हैं। आगे देखो, इसमें गुणसूत्र के ऊपर प्रोटीन का एक आवरण है। गुणसूत्र में इसके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, इसमें एक आवरण पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। जो प्रोटीन का आवरण होता है, क्या इसको क्या कहते हैं हम? पेलिकल कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पेलिकल बोला जाता है। तो आपने देखा कि गुणसूत्र की संरचना देखी हमने, ये गुणसूत्र की संरचना है। इसमें माला के रूप में, एक धागे के रूप में माला होती है, जिस माला में मोती होते हैं, मोतियों को तो बोला जाता है क्रोमोमियर, वर्ण कणिकाएं बोला जाता है। और जो संरचना होती है, इस संरचना बोल रहे हैं हम अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड। ये यहां से प्रथम बार खांच बनी हुई है, प्रथम बार दबी हुई संरचना दिखाई दे रही है आपको ये, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको प्राथमिक संकीर्णन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक संकीर्णन बोल रहे हैं। सबसे काम की बात यह है, इसमें सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं, सेट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मानव में सेट गुणसूत्र कहलाते हैं 13वीं 14वीं 15वीं और 21 22वीं जोड़ी होती है, वो सेट गुणसूत्र की होती है। बात करें हम गुणसूत्र की, गुणसूत्र किससे बना होता है? तो गुणसूत्र बना होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इसमें क्या पाई जाती है? डीएनए भी इसमें पाया जाता है, आरएनए भी इसमें पाया जाता है, प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। लेकिन इसमें दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है।
इसमें डबल प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक तो होती है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोटीन के 2 टाइप हो गए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हमने बात की गुणसूत्र की। गुणसूत्र खोज किसने की थी? गुणसूत्र खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने, नाम दिया था डब्ल्यू बाल्डेयर ने। अब हम बात करें आगे, सेल डिवीजन में ही चर्चा कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे इंटरफेज और दूसरी पढ़ेंगे हम विभाजन प्रावस्था, जिसको हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। पहली तो होती है अंतरावस्था, जिसे बोलते हैं हम इंटरफेज, और दूसरी होती है विभाजन प्रावस्था, जिसको बोलते हैं माइटोटिक फेज, जिसे एम फेज भी बोला जाता है। माइटोटिक फेज में, एम फेज में इसके 2 भाग होते हैं, 2 चरण है इसके। पहला केंद्र विभाजन, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जिसे हम कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। ये कहां होता है? कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के द्रव्य का विभाजन, इसलिए इसे कोशिका द्रव्य विभाजन बोला जाता है। तो सेल डिवीजन के अंदर हम पढ़े अंतरावस्था, जिसे इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज को ही हम बोलते हैं विभाजन की तैयारी की प्रावस्था, विभाजन की तैयारी की प्रावस्था बोला जाता है इसको। तो विभाजन तैयारी प्रावस्था कौन सी होती है? इंटरफेज। अंतरावस्था, ये विभाजन तैयारी प्रावस्था होती है। इस पूरी प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है, इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? पूरी प्रक्रिया को सेल साइकिल बोला जाता है। अंतरावस्था और दूसरी है विभाजन प्रावस्था, जिसे माइटोटिक फेज बोलते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को बोला जाता है सेल साइकिल, कोशिका चक्र बोला जाता है इसको। तो आप एक बार इसका यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसका अंतरावस्था और दूसरी है विभाजन प्रावस्था, माइटोटिक फेज, जिसके हम बोलते हैं एम फेज। इसके अंदर एम फेज के हम दो विभाजन, 2 अलग अलग प्रावस्था अध्ययन करेंगे, केंद्र विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसे हम बोलते हैं कोशिका केंद्र विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बात करते हैं हम अगली नेक्स्ट स्लाइड की, जिसमें हम सेल डिवीजन के अंतर्गत इंटरफेज और विभाजन प्रावस्था, माइटोटिक फेज, दोनों की बात करेंगे हम। इंटरफेज जैसे बोलते हैं हम, अंतरावस्था भी बोला जाता है इसको हम बोलते हैं अंतरावस्था, इंटरफेज। क्या बोलते हैं इसको? अंतरावस्था। इसे विभाजन प्रावस्था की तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें विभाजन की जो सारी तैयारियां है पूर्ण कर ली जाती है और विभाजन तैयार होने को ही होता है। तो इसलिए इसे विभाजन की तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विभाजन की संपूर्ण तैयारियां कर ली जाती है और विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। और इंटरफेज अवस्था में कोशिका का 90%, कोशिका चक्र का 90% भाग यहीं पर संपन्न होता है। कहां पर? इंटरफेज में। तो हम बात करेंगे इंटरफेज में क्या होता है ऐसा। तो कोशिका चक्र का जो संपूर्ण पार्ट होता है, जो सारा काम कोशिका चक्र में जो संपूर्ण कार्य होना होता है, उसका 95% तो इंटरफेज में ही हो जाता है। 90% काम कहां पर हो जाता है? इंटरफेज में ही हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विभाजन की तैयारी की अवस्था बोला जाता है। इसकी अवस्थाओं की बात करें तो इसमें अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती है। इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती है। इसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? G1, S, G2। इसके अलग अलग अवस्था कौन कौन सी है? G1, G2 और S। G1 फेज पहले तो कौन सी है? G1 फेज, दूसरी है S फेज, तीसरी है G2 फेज। G1 को बात करें हम, G1 फेज की बात करें हम, तो G1 फेज को बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ फेज, इसलिए इसको हम G1 फेज बोलते हैं। दूसरी फेज है S फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, संश्लेषण प्रावस्था बोला जाता है। और थर्ड है G2 फेज, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ फेज बोलते हैं। अब बात करें हम G1 फेज की, तो G1 फेज के बारे में देखते हैं। G1 फेज को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ फेज बोला जाता है। प्राइमरी ग्रोथ फेज, प्राथमिक वृद्धि प्रावस्था बोला जाता है इसको, प्राथमिक वृद्धि प्रावस्था।
तो प्राथमिक वृद्धि प्रावस्था कौन सी हो गई है? प्राथमिक वृद्धि प्रावस्था होती है जीवन फेज। इसमें क्या होता है? इसमें उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी भाग होते हैं जो सक्रिय होते हैं। इसमें कौन सी विभाजन प्रावस्था में होते हैं? वो जीवन फेज में सक्रिय होते हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट फेज की, जिसे हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, जिसे हम द्वितीय जो दूसरी विभाजन प्रावस्था होती है इसे हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, संश्लेषण प्रावस्था। इसमें क्या होता है? डीएनए प्रतिकृति होती है। डीएनए प्रतिकृति का मतलब डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए की कॉपी हो जाती है एक तरीका से। क्या हो जाती है? डीएनए की कॉपी, जिसे हम बोलते हैं डीएनए की प्रतिकृति। तो इसमें क्या हो जाता है? डीएनए डबल हो जाता है और क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है, वो इसमें कैसी होती है? गुणसूत्र की संख्या इसमें रहती है समान, गुणसूत्र की संख्या सेम रहती है इसमें। गुणसूत्र की संख्या इसमें बिल्कुल नहीं बदलती है। गुणसूत्र जितने इसमें गुणसूत्र होंगे उतने ही इसमें गुणसूत्र रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। जैसे असूत्र विभाजन में 4 हो जाते हैं या बदल जाते हैं या डबल हो जाते हैं, अलग अलग विभाजन में अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें कोई गुणसूत्र नहीं बदलेगा, इसमें जितने थे उतने ही रहेंगे। इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? समान। और हम बात करें तीसरी फेज की, तो उसको बोलते हैं G2 फेज, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ फेज। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ फेज बोला जाता है। द्वितीय वृद्धि प्रावस्था बोला जाता है इसको, द्वितीय वृद्धि प्रावस्था, सेकेंडरी ग्रोथ फेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ फेज में इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आपसे क्वेश्चन आए कि प्रोटीन का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? G2 में। डीएनए की प्रतिकृति कौन सी में होती है? डीएनए की प्रतिकृति होगी S फेज में। कौन सी फेज में? S फेज में। और उपापचयी सक्रियता किसमें होती है? G1 में। तो अलग अलग वृद्धि प्रावस्था को अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप क्योंकि G1 फेज के बाद G2 नहीं आती है, हमें क्या कभी कभार क्या हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है, G1 के बाद क्या आएगी? G2, और हम यहीं पर हम मात खा जाते हैं और यहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत। जबकि अवस्था दूसरी कौन सी है? S है। नाम G2 दे रखा है इसका, लेकिन ये दूसरी अवस्था नहीं है। अवस्था दूसरी कौन सी है? S, जिसे हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तो पहली कौन सी है? G1, दूसरी है S और तीसरी है G2, जिसे हम क्या बोलते हैं? G2 बोलते हैं। लेकिन अवस्था कौन सी है? थर्ड नंबर की। अब बात करें हम आगे कि सर एक और पाई जाती है G0, वो भी हमने पढ़ी है। बिल्कुल आपने G0 पढ़ी होगी। तो G0 अवस्था कहां पाई जाती है? G0 पाई जाती है G1 और S विभाजन प्रावस्था के मध्य में। G1 और S के मध्य में कहां पाई जाती है? इन दोनों के मध्य में G0 प्रावस्था पाई जाती है। तो G0 प्रावस्था कहां पर पाई जाती है? G0, G1 और S इन दोनों के मध्य में G0 प्रावस्था पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर प्रावस्था। ट्रिगर अवस्था बोलते हैं इसको, ट्रिगर प्रावस्था बोलते हैं G0 को। और G0 को ही हम बोलते हैं विश्रांति अवस्था भी बोला जाता है। तो G0 को क्या बोला जाता है? विश्रांति अवस्था भी बोला जाता है। तो अब हमने अलग अलग चार फेज पढ़ी इसकी, G1, S, G2 और G0। तो G0 कहां मिलेगी हमें? G1 और S के मध्य में, जिसे क्या बोला जाता है? इस विभाजन G0 प्रावस्था को क्या बोला जाता है? विश्रांति अवस्था बोला जाता है। ट्रिगर फेज भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? ट्रिगर फेज। अब कोई क्वेश्चन है कि ट्रिगर फेज के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है? तो ट्रिगर फेज के नाम से G0 अवस्था को जाना जाता है। इन प्रावस्थाओं को अलग अलग प्रावस्थाएं पढ़ रहे हैं, तो इन प्रावस्थाओं में अलग अलग G1, G2, G1 S, G2 और अगली कौन सी हो गई? G0 हो गई। तो ये सारी प्रावस्थाएं इसमें हमने पढ़ी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगली नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे हम आगे। चलो तो बात करते हैं हम आगे अगली प्रावस्था की। हम थोड़ी देर पहले पढ़ा इंटरफेज को, अंतरावस्था को पढ़ा, पढ़ते हैं विभाजन प्रावस्था, माइटोटिक फेज, जिसे हम बोलते हैं एम फेज भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? एम फेज भी बोला जाता है।
इसको क्या बोला जाता है? एम फेज भी बोला जाता है। बात करते हैं समसूत्री विभाजन के अंतर्गत कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस की तो समसूत्री विभाजन के अंतर्गत इसकी 4 प्रावस्थाएं पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज को बोलते हैं प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज को बोलते हैं मध्यावस्था और एनाफेज को बोला जाता है पश्चावस्था, टीलोफेज को बोला जाता है अंत्यावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज को क्या बोला जाता है? अंत्यावस्था। अब बात करते हैं हम प्रोफेज की। प्रोफेज जिसको हम बोलते हैं पूर्वावस्था। पूर्व की अवस्था। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र संघनित होते हैं। गुणसूत्र संघनित का मतलब गुथे हुए, एक पास बहुत ज्यादा क्या होते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं एक ही जगह, एक ही स्थान पर। तो इसमें क्या होता है? गुणसूत्र संघनित होते हैं। जैसे कि हम देखें इसको, ये हमारे गुणसूत्र है, ये हमारा तर्कतंतु है गुणसूत्र, इसको बोलते हैं तर्कतंतु। इसमें क्या होता है? केंद्रिका लुप्त हो जाती है। केंद्रिका क्या हो जाती है? लुप्त। और केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। केंद्रक भी क्या हो जाता है? लुप्त। तो केंद्रक और केंद्रिका दोनों लुप्त हो जाती है। ये सबसे लंबी प्रावस्था है। प्रोफेज सबसे लंबी प्रावस्था कहलाती है। आगे देखो, पुत्री तारक का ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। पुत्री तारक का कहां पहुंच जाते हैं? ध्रुवों पर। ये हमारे पोल्स हैं, बोलते हैं ध्रुव। को क्या बोला जाता है? ध्रुव। केंद्रक दिल्ली तथा केंद्रिका क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। इसमें सबसे लंबी प्रावस्था भी बोला जाता है इसको। प्रोफेज को क्या बोला जाता है? सबसे लंबी प्रावस्था भी बोला जाता है, लॉन्गेस्ट फेज। लंबी प्रावस्था। तो लंबी प्रावस्था किसको बोला जाता है? प्रोफेज को। पूर्वावस्था क्या बोला जाता है? सबसे लंबी प्रावस्था। अब बात करते हैं मेटाफेज की। इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं मध्यावस्था। मेटाफेज को क्या बोला जाता है? मध्यावस्था। इसमें क्या होता है? सबसे स्पष्ट गुणसूत्र इसमें होते हैं। सबसे स्पष्ट गुणसूत्र कौन सी व्यवस्था में होते हैं? मेटाफेज में। सबसे स्पष्ट गुणसूत्र मेटाफेज अवस्था में पाए जाते हैं। ये तर्कतंतु होते हैं और हम इसको बोलते हैं ध्रुव, पोल्स। इनको बोला जाता है ध्रुव पोल्स। ये स्पिंडल फाइबर्स तर्कतंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। आगे बात करें हम, गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है वो मेटाफेज के अंतर्गत किया जाता है। गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? मेटाफेज में ही किया जाता है। केंद्रक तथा केंद्रिका यदि पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, जबकि प्रोफेज में थोड़ा हल्का हल्का केंद्र दिखाई देता है, केंद्रिका दिखाई देती है, जबकि मेटाफेज में आने के बाद केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पर विन्यासित हो जाते हैं। गुणसूत्र होते हैं वो कहां पर विन्यासित होने लग जाते हैं? मेटाफेज प्लेट पर विन्यासित हो जाते हैं। गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पर विन्यासित हो जाते हैं, मतलब मेटाफेज प्लेट पर आके आ जाते हैं। गुणसूत्र कहां आ जाते हैं? मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं।
तो ये हमारे पोल्स हो गए और ये हमारे गुणसूत्र हो गए। तो ये मेटाफेज प्लेट है, इस पर क्या आ गए, ये गुणसूत्र आ चुके हैं। ये जो हमारे गुणसूत्र थे ये किस पर आ गए, मेटाफेज प्लेट पर आकर विन्यासित हो गए। और जो केंद्रिका थी बिल्कुल लुप्त हो गई है, केंद्रक झिल्ली बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। और इसमें ये है स्पिंडल फाइबर्स किसके बने होते हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। तो हमने इसमें चर्चा की इंटरफेज में और प्रोफेज, फर्स्ट प्रोफेज और दूसरी चर्चा की हमने मेटाफेज की। अब हम बात करते हैं आगे एनाफेज और टीलोफेज की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने इससे पहले बात की थी प्रोफेज की और मेटाफेज की। अब चलिए आगे अब बात करते हैं एनाफेज और टीलोफेज की। एनाफेज में क्या होता है और टीलोफेज में क्या होता है। एनाफेज देखो, एनाफेज को बोला जाता है पश्चावस्था। इसमें गुणसूत्रों का विभाजन होता है। गुणसूत्र क्या हो जाता है, विभाजन। गुणसूत्र अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और गुणसूत्रों का विभाजन हो जाता है। जो सेंट्रोमियर होता है उससे विभाजित होते हैं और दो पत्री गुणसूत्र में बढ़ जाते हैं। जो सेंट्रोमियर होता है उसका विभाजन होता है और किसमें बढ़ जाते हैं, वो दो पुत्री गुणसूत्रों में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक पुत्री गुणसूत्र अपने अपनी तरफ के तंतु से जुड़ जाते हैं और जो प्रत्येक पुत्री गुणसूत्र होते हैं वो अपने अपने तरफ के जो तंतु होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये गुणसूत्र देखो, और ये जो सेंट्रोमियर है ये अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में बढ़ चुका है और अपनी अपनी तरफ के जो पुत्री तंतु है वो अपने अपनी तरफ के सेंट्रोमियर से जुड़ चुके हैं। पुत्री गुणसूत्र ध्रुव की ओर गमन करते हैं। ये पुत्री गुणसूत्र है, ये कहां की ओर जा रहे हैं, ध्रुव की ओर। इसको बोलते हैं पोल्स, ध्रुव बोला जाता है। जो पुत्री गुणसूत्र होते हैं कहां की तरफ जाते हैं, सेंट्रोमियर की ओर, ध्रुव की ओर, पोल की ओर जाते हैं। आगे बात करते हैं, इनमें क्या पाई जाती है, एनाफेजिक गतियां पाई जाती है, एनाफेजिक मोशन पाई जाती है। किनमें, एनाफेज अवस्था में क्या पाई जाती है, एनाफेजिक मोशंस पाई जाती है, एनाफेजिक गतियां पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम इसमें गुणसूत्र की आकृति एनाफेज में ही स्पष्ट होती है। जो गुणसूत्र की आकृति है, जो गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते वो एनाफेज अवस्था में ही दिखाई देते। इससे पहले की अवस्थाओं में गुणसूत्र स्पष्ट नहीं दिखाई देते। तो गुणसूत्रों की बात करें हम, आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन आए कि गुणसूत्र स्पष्ट कौन सी अवस्था में दिखाई देते, तो जो गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं एनाफेज अवस्था में। कौन सी अवस्था में दोस्तों, एनाफेज अवस्था में। ये हमारी एनाफेज अवस्था है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इनमें गुणसूत्र विभाजन होता है, सेंट्रोमियर से विभाजित होकर दो पुत्री गुणसूत्रों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक पुत्री गुणसूत्र अपनी अपनी तरफ के तंतु से जुड़ जाते हैं और पुत्री गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। आपको दिख रहा है ध्रुवों की ओर, पुत्री गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जा रहे हैं यहां से यहां तक। इन्हीं में एनाफेजिक गतियां पाई जाती है। एनाफेज अवस्था में कौन सी गतियां पाई जाती है, एनाफेजिक गतियां पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं एनाफेजिक मोशन बोला जाता है। जो गुणसूत्र है वो स्पष्ट कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं, गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट एनाफेज अवस्था में ही दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं टीलोफेज अवस्था की। अब बात किसकी करते हैं, टीलोफेज अवस्था की, जिसको बोला जाता है अंत्यावस्था। टीलोफेज अवस्था क्या बोला जाता है, अंत्यावस्था। और ये इसकी लास्ट अंतिम अवस्था होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अंत्यावस्था बोला जाता है। इसको रिवर्स प्रोफेज बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो भी क्रियाएं होती है वो प्रोफेज के रिवर्स होती है। प्रोफेज में जो क्रियाएं हो चुकी है उसकी उल्टी होती है इसमें। जैसे कि गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, गुणसूत्र कहां की ओर आ जाते हैं, पोल्स की ओर आ जाते हैं। जबकि प्रोफेज में ऐसा नहीं होता, गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, इसमें संघनित होने लग जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः दिखाई देने लग जाती है। जबकि उसमें प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो गई थी। जबकि इसमें क्या हुआ, टीलोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दिखाई देने लग जाती है, पुनः एपियर हो जाती है। क्या क्या चीज, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः दिखाई देने लग गई। ये आपको केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है,
और ये आपको एक केंद्र में दिखाई दे रहा है। इसमें फिर से बनना, केंद्र का बनना स्टार्ट हो गया है और केंद्रिका का बनना स्टार्ट हो गया है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को, इस पूरे चक्र को हम बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र बोला जाता है। तो हमने बात की इसमें एनाफेज की और टीलोफेज की। इसी प्रकार हम बात करते हैं अर्धसूत्री में, अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में यही अवस्था पाई जाती है। उसमें होगी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये सभी अवस्थाएं किसमें पाई जाएगी? आपकी अर्धसूत्री अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन में पाई जाएगी। जबकि इसमें पाई जाती है प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। जबकि इसमें पाई जाती है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये किसमें पाई जाती है? अर्धसूत्री विभाजन में पाई जाएगी। अब बात करते हैं हम कोशिका द्रव्य विभाजन के अंदर, कोशिका द्रव्य विभाजन की, जिसमें साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसको हम क्या बोला जाता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? कोशिका पट्ट विधि और दूसरी है कोशिका खाच विधि। कोशिका पट्ट विधि के द्वारा होता है एक तो, और एक होता है कोशिका खाच विधि के द्वारा। तो कोशिका पट्ट विधि, जो कोशिका प्लेट विधि होती है, वो कौन सी होती है? कोशिका प्लेट विधि में देखो आपको एक प्लेट दिखाई दे रही है। ये जो प्लेट है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की। ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की। और इसमें आपको जो डॉट डॉट के रूप में दिखाई देते रहे, जो आपको डॉट डॉट के रूप में दिखाई दे रहे, इसको बोलते हैं हम फ्रेगमोप्लास्ट। इसको क्या बोला जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट बोला जाता है। तो ये हमारी है कोशिका पट्ट विधि, और ये किसमें होती है? प्लांट्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। तो कोशिका पट्ट विधि तो किसमें पाई जाएगी? प्लांट्स में। अब बात करते हैं कोशिका खाच विधि की। तो जो कोशिका खाच विधि होती है वो पाई जाती है एनिमल्स में। कोशिका खाच विधि किसमें पाई जाती है? एनिमल्स में। इसमें देखो आप, एक खांच का निर्माण हो गया है और जो केंद्रक है, जो केंद्रक है, दो भागों में डिवाइड हो चुका है। इस खांच के द्वारा केंद्रक कितने भागों में डिवाइड हो चुका है? दो भागों में। इसमें जो खांच है वो अपकेंद्री क्रम में होती है। इसमें जो खांच होती है वो कौन से क्रम में होती है? अपकेंद्री क्रम में। जबकि इसमें जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है वो अभिकेंद्री क्रम में पाया जाता है। तो कोशिका पट्ट विधि किस में होती है? प्लांट्स में होती है, और कोशिका खाच विधि होती है वो एनिमल्स में होती है। तो आज हमने चर्चा की प्रोफेज की, मेटाफेज की, एनाफेज की और टीलोफेज की, जिसमें हमने आगे बात की थी साइटोकाइन की, साइटोकाइनेसिस की, जिसमें होती है कोशिका खाच विधि और कोशिका पट्ट विधि। कोशिका पट्ट विधि को पढ़ा, कोशिका खाच विधि को पढ़ा। ये आज हमने सब पूरा कंप्लीट चैप्टर किया है। कोशिका विभाजन को हम करते कंप्लीट आज दोस्तों। तो आगे देखो, अगली हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे, आज नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।